नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं हूं देवरत्न उई के सीईओ सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एमपीपीएससी 2020 का पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। और ये वीडियो के माध्यम से हम तृतीय प्रश्न पत्र इकाई 1 के अंतर्गत विद्युत और चुंबक ये दो टॉपिक से संबंधित कितना पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है और कितनी गहराई तक हमको पढ़ना है और कितने टॉपिक्स यहाँ पे होंगे, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ विद्युत विद्युत जो टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक इस सीरीज के पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, तो GS3 में आपको ध्वनि, गति, वेग, त्वरण, इकाइयाँ, कार्य, बल, ऊर्जा, इतने सारे टॉपिक्स यानी आधा इकाई 1 का आधा पाठ्यक्रम अभी कंप्लीट कराया जा चुका है पिछले वीडियोस में, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। तो आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है हर एक वीडियो की, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है विद्युत, ठीक है, विद्युत और चुंबक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये है विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबक, गति की विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत विभव, विभवांतर, ठीक है। इसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो विद्युत धारा, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ओम का नियम, प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। इसके बाद हम आएंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं उपयोग के बारे में। फिर विद्युत शक्ति हम पढ़ेंगे, इसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, व्यवहार, कुचालक द्रव्य और विद्युत अपघट्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और विद्युत सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और चुंबक एवं चुंबकत्व के संबंधित ये जो चुंबक एवं चुंबकत्व संबंधित ध्रुव है, अक्ष है, प्रभावी लंबाई है, ध्रुव प्राबल्य है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये विद्युत वाले जो पोर्शन का एक बचा हुआ है विद्युत लेपन, ये सारी चीजें हैं। और विद्युत एवं चुंबक ये दोनों क्षेत्र संबंधित, यहाँ पे देखिए ये दोनों टॉपिक इसलिए यहाँ पे एक साथ डिस्कस कराए जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, विद्युत और चुंबक, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम अन्य एप्लीकेशन भी करते हैं उसमें, इसलिए ये दोनों एक साथ यहाँ पे इसका जो पाठ्यक्रम है वो एक साथ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण और लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। पदार्थों के चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है, जनित्र या डायनेमो, AC डायनेमो या DC डायनेमो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं, अतिचालकता, धारामापी, अमीटर, वोल्टमीटर, शंट अर्धचालक, निज तथा बाह्य अर्धचालक, LED, सोलर सेल, फोटो डायोड। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, लेजर, मेजर, ECG, EEG और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ये सारे टॉपिक्स हमको ये दो टॉपिक्स जो दिए गए हैं, ठीक है, ये विद्युत, एक मिनट बता दो इसको, हाँ, विद्युत और चुंबक ये दो टॉपिक्स के अंतर्गत हमें इतना सारा पाठ्यक्रम पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ना समझे कि विभिन्न प्रकार के सेल पढ़ लें और परिपथ पढ़ लें, यहाँ पे हम इतना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे विद्युत दिया है, ठीक है। तो विद्युत के अंतर्गत हमें अन्य चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा। और चुंबक दिया है, चुंबक से संबंधित जो बेसिक है, बेसिक मतलब इतना फोकस कर लें कि हमें 10th तक की NCERT है उतना तो हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। 10th और 12th के तो पोर्शन यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन 10th तक मैक्सिमम जो 10th तक की NCERT उतना तो सिलेबस हमको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे हम रिस्क नहीं ले सकते कि हमें विभिन्न प्रकार के सेल पढ़ लें या परिपथ पढ़ लें, इतने में हो जाएगा, इतने में नहीं होने वाला है क्योंकि ये एक इकाई है 30 अंक की, ठीक है, 30 अंक की। और यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि किस वाले टॉपिक से कितने अंक आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि परिभाषाएं जो रहेगी वो आएगी 3 नंबर की परिभाषा, 3 नंबर में आएगी, फिर 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, फिर आएंगे 11 नंबर के प्रश्न, 3 कैटेगरी में यहाँ पे प्रश्न आएंगे और इस प्रकार ये टोटल 30 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 5 और 11 अंक वाले प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मुख्यतः किसके लिए, 11 नंबर वाले के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो परिभाषा रहेगी वो आप 3 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो जो मेनली हम डिस्कस करने वाले वो है 11 नंबर की। अब इसके बाद जो क्वालिटी रहेगी आपकी, उसको कितना शॉर्ट करके लिखना है, कितना प्रिसाइज करके लिखना है, कितने पॉइंट्स में जमाना है, वो 5 अंक वाले में ये आपकी क्वालिटी रहेगी, ठीक है, आपकी क्वालिटी। क्योंकि वही प्रश्न 11 में भी आ सकता है, वही प्रश्न 5 में भी आ सकता है। आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रिसाइज करके लिख सकते हैं, आपका उत्तर लेखन की जो कला है वो कितनी अच्छी है। और मैं आपको इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि यदि आप उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उत्तर लेखन विशेष, उत्तर लेखन विशेष, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यूनिट ऑफ SSW एजुकेशन। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आप डेली डेली के आपको प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको डेली के वहाँ पे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है और फोटोस अपलोड करनी होती है। तो ये वहाँ पे तरीका है, और हमारे द्वारा वहाँ पे इसकी समीक्षा की जाती है कि आपने किस किस अंक के प्रश्न में कितना लिखा है और कितने पॉइंट्स वहाँ पे होने चाहिए थे, क्या नहीं, क्या आपने नहीं इंक्लूड किया है, या आपने इंक्लूड किया है तो उसमें कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें हम समीक्षा के द्वारा वहाँ पे आपको रोजाना वहाँ पे बताते हैं उस ग्रुप में। तो आप उत्तर लेखन विशेष वाले ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। जो टॉपिक है विद्युत, ठीक है। विद्युत में हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत, गतिज विद्युत, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत विभव, विभवांतर, ठीक है। इतने सारी चीजें हम पहले इतने टॉपिक्स हम पहले फोकस करते हैं इतने टॉपिक्स में, उसके बाद हम अन्य टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। तो विद्युत क्या है हम देखते हैं। विद्युत, विद्युत हर कोई जानता है। विद्युत विद्युत की सहायता से हम जैसे आप और मैं, आप मुझे देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये हो रहा है विद्युत की सहायता से, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम क्या ऐसा कर पाते, नहीं कर पाते। वहाँ पे ऑफलाइन उपलब्ध होना पड़ता, तब जाके हमारी बात हो पाती, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जितने भी है वो विद्युत से चलते हैं, ठीक है। जितने भी मशीनें चल रही है मैक्सिमम वो विद्युत उसमें इंक्लूड रहती है, ठीक है। विद्युत की सहायता से वो चलाया जाता है। मतलब विद्युत का भविष्य अभी बहुत ज़्यादा है। जो व्हीकल्स वगैरह आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, वो सारी अभी डीजल पेट्रोल से कन्वर्ट होके विद्युत में होने वाली है। तो विद्युत का जो क्षेत्र है वो और भी ज़्यादा व्यापक होने वाला है यदि हम इसके उपयोगिता के बारे में बात करें तो, ठीक है। अब हम इसके स्टैटिक पोर्शन में चलते हैं। ये तो हम इसके उपयोग वगैरह हम देख लिए, एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं, विद्युत, ठीक है। विद्युत होती क्या है, ये और कितने प्रकार की होती है, कैसे हम इसको उपयोग कर पाते और किस रूप में उपयोग कर पाते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। सन 1646 में, सर थॉमसन ब्राउन ने उस ऊर्जा का नाम जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे जो थॉमस ब्राउन थे उन्होंने 1646 में, ठीक है, जो सर थॉमस ब्राउन थे उन्होंने एक ऊर्जा थी, एक उस ऊर्जा का नाम जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसका नाम विद्युत रखा था, ठीक है। विद्युत उसका नाम रखा था उस ऊर्जा का। इस शब्द यानी विद्युत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एम्बर, ठीक है, एम्बर से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा का शब्द एम्बर से हुई है, जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन। विद्युत को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है स्थिर विद्युत, दूसरा है गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और गतिज विद्युत यानी यहाँ पे इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। भौतिकी उस शाखा को स्थिर विद्युत कहती है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा इनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। स्थिर विद्युत में किसका अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों और उससे संबंधित इनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, स्थिर विद्युत के अंतर्गत। और गतिज विद्युत के अंतर्गत होता है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो भौतिकी की उस शाखा को गतिज विद्युत कहते हैं जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, गतिज विद्युत के अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। स्थिर में स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जा रहा था, और गतिज विद्युत में गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जा रहा है। ये अंतर आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखिए, ठीक है, और आपके समझने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस धारा को विद्युत भी कहते हैं, ठीक है। जो
जो गतिमान आवेश रहते हैं, गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है, और जो इसके अंदर जो गतिक विद्युत रहती है, गतिक विद्युत के अंतर्गत जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसको हम विद्युत भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो यूज में लेते हैं वो गतिक विद्युत ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही तो वो किसका प्रकार है, गतिक विद्युत का। फ्लो मतलब बह रही है, तो बह रही है मतलब वहाँ पे जो आवेश है वो गतिमान अवस्था में है, ठीक है। तो अवस्था वाली है, गति कर रही है, या से ट्रांसफर हो रही है, या फिर यहाँ से कहीं और स्थानांतरित कर रहे हैं, या फिर हम उसको यूज में ले रहे हैं। तो ये सब हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल हम करते हैं गतिज विद्युत के अंतर्गत, ठीक है। इसलिए इसको गतिक विद्युत को विद्युत भी कहते हैं। आगे समझ में, इसको विद्युत क्यों कहते हैं, ठीक। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं स्थिर विद्युत और गतिक विद्युत में, ठीक है। एक कहानी है बहुत ही पुरानी, ठीक है, करीब आज से हजारों वर्ष पूर्व, करीब यहाँ पे 600 ईसा पूर्व में, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन के किसी कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। प्रारंभ में स्वयं थेल्स भी इस घटना को ना समझ सके तथा उन्होंने सोचा कि अंबर में यह आकर्षण का ये गुण है उसके विशिष्ट गुणों के कारण होता है, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि ये जो आकर्षण का जो गुण हो रहा है वो अंबर की किसी कोई क्वालिटी होगी, कोई गुण होगा, उसके कारण हो रहा है, तथा यह आकर्षण का गुण केवल अंबर में ही पाया जाता है, उनको ऐसा लगा उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन बाद में पाया गया कि अंबर के अलावा अनेक अन्य पदार्थ भी रगड़े जाने पर छोटी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बाद में ये जाना कि अंबर के अलावा भी ऐसे वस्तुएं, ऐसी चीजें हैं जिनको रगड़ने पे वो अपनी ओर किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, किसी कंघे को बाल से रगड़कर या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं तो कागज के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आपने जब आप साइंस पढ़ते थे, जब छोटी क्लासों में, तो आपको एक्टिविटीज भी हुआ करती थी कि अपने जो कंघी है, ठीक है, घर में जो हम कंघी उपयोग करते हैं उसको बालों पर रगड़िए और फिर किसी कागज के टुकड़ों के पास ले आइए, तो वो क्या होते हैं, वो उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। तो ये किसके अन्य एग्जाम्पल के तौर पे था, अंबर का जो आकर्षण का गुण था, उसी गुण के अन्य जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो दूसरी धातुओं या फिर दूसरी वस्तुओं में हम पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल हमने देखा कंघी में। कंघी को हमने बाल में रगड़ा, बाल में रगड़ने के बाद कागज को आकर्षित किया, तो ये एक एग्जाम्पल इसके अलावा और मिल गया उनको, ठीक है। इसी प्रकार किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर या एबोनाइट की छड़ से बिल्ली की खाल से रगड़ने पर भी इन छड़ों में कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अतः इसका मतलब क्या है, अतः जब पदार्थों को आपस में रगड़ने पर, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल जो हुए उसका कंक्लूजन यहाँ पर निकाला जा रहा है, ठीक है। अतः जब पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तब कहा जाता है कि पदार्थ विद्युतमय हो गए हैं, ठीक है। आया समझ में? मैं फिर से आपको बताऊं, जब पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, तब कहा जाता है कि पदार्थ विद्युतमय हो गए। जैसे बोलते हैं ना कि इसको मतलब अदरवाइज नहीं लेना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि कोई लड़का है वो बिगड़ गया है, ठीक है, लड़का बिगड़ गया तो उसको कैसे बोलेंगे कि बिगड़ गया, मतलब ऐसा हाथ पैर तोड़ लिया, ऐसा कुछ हो गया, ये बिगड़ना ऐसा नहीं, ठीक है। उसके जो गुण है, उसके गुण के अनुसार हम बोलेंगे कि वो बिगड़ गए, ठीक है। वो मतलब गलत हरकतें करता है, गलत चीजें करता है, मतलब समय पे सारी चीजें ना हो रही है उसकी, वो मतलब कुछ अन्य प्रकार की चीजें कर रहा है जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इन सारे गुणों को देखकर हम उसको बोलेंगे कि बिगड़ गया, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना अपन नॉर्मल लाइफ में। तो वैसे ही विद्युत में हम कब बोलेंगे, जब उसमें गुण आया है कि इसका दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का, कब, जब उसको रगड़ते हैं, ठीक है, उसको रगड़ते हैं और उसमें गुण आया है दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का, तब कहा जाता है कि पदार्थ जो है विद्युत में हो गए हैं, ठीक है। वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय होते हैं विद्युत कहलाता है, ये गुण है, ठीक है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय होते हैं विद्युत कहलाता है। आगे समझ में, आगे बढ़े। पदार्थों के विद्युतमय हो जाने पर उनमें कुछ आवेश की मात्रा संचित हो जाती है तथा पदार्थ विद्युत आवेशित कहलाते हैं। जब
पदार्थ विद्युतमय होते हैं तो उसमें कुछ आवेश की मात्रा संचित हो जाती है और इससे क्या 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 कहलाते हैं, ये पदार्थ विद्युत आवेशित कहलाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से या घर्षण करने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है, ठीक है, जब रगड़ने से या घर्षण करने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जाके उसकी परिभाषा निकल गई, जो इतनी सारी कहानी और इतने सारे जो बातें हमने करे हैं और इतने सारे पॉइंट्स हमने देखे उसके बाद इसकी परिभाषा निकल के आ रही है। ठीक है, कि पदार्थों को रगड़ने या घर्षण करने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, स्थिर विद्युत में जो आवेश रहता है वो स्थिर रहता है। जब आवेश किसी तार या चालक पदार्थ में बहता है तो उसे धारा विद्युत कहते हैं, तो उसे धारा विद्युत कहते हैं। ठीक है, जब आवेश किसी तार में या चालक में बहता है तो धारा विद्युत या इसको विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, इसको धारा विद्युत भी बोलेंगे, विद्युत धारा दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको विद्युत धारा भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हम स्थिर विद्युत के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा क्योंकि स्थिर विद्युत हम ज़्यादातर यूज़ में नहीं लेते हैं। ठीक है, गतिक विद्युत हम अपने डेली लाइफ में ज़्यादातर गतिक विद्युत ही उपयोग में लेते हैं, इसलिए हमने स्थिर विद्युत के बारे में यहाँ पे पढ़ा। और गतिक विद्युत तो हम सब जानते हैं, गतिक विद्युत जब आवेश गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसमें उसको हम बोलेंगे गतिक विद्युत। ठीक है, और आगे आगे जो और पॉइंट्स आएंगे उसके बारे में आपको बताते हैं गतिक विद्युत के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ठीक है, आवेश क्या है? आवेश क्या है? एक पदार्थ का गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, जब यहाँ पे कोई करंट यहाँ पे बह रहा हो, ठीक है, करंट जब बह रहा है तो वहाँ पे वो दो चीजें दर्शाता है, एक तो विद्युत क्षेत्र भी दर्शाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी वहाँ पे दर्शाएगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है। ठीक है, जब आवेश के बारे में बात करें तो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है? आवेश। ठीक है, पदार्थ का आवेश। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन एक और होता है उदासीन। ठीक है, ये एक उदासीन होता है और दो होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश। ठीक है, धन और एक ऋण आवेश। ठीक है, दो चीजें होती हैं और ये एक होता है उदासीन। ठीक है, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। जब नॉर्मल अवस्था रहती है तो प्रत्येक परमाणु जो रहता है विद्युत रूप से उदासीन होता है। और यदि विद्युत रूप से धनात्मक और जो दूसरी कंडीशन होती है ऋणात्मक, वो कब होती है? तो देखिए, ये कोई परमाणु की संरचना हम मान लेते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना है इस प्रकार से कोई है, तो यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, केंद्र में होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये बाहर जो कक्षाओं में घूम रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जब सामान्य अवस्था होती है किसी भी परमाणु की तो वो उदासीन दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे धनावेशित कब होंगे? जब वे अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे या फिर त्यागने से जो कमी हो जाएगी हम उसको क्या बोलेंगे? धन आवेश। या हम यह बोलेंगे कि उस परमाणु में धन आवेश आ चुका है, धन आवेश आ चुका है। ठीक है, यदि दे रहा है, ये देखिए नॉर्मल लाइफ में देखिए, धनी व्यक्ति कौन होता है? धनी व्यक्ति के पास ज्यादा होगा तभी तो वो देगा। ठीक है, ज्यादा है तभी तो वो देगा, इसलिए वो क्या कहलाता है? धनी। तो यहाँ पे हम विद्युत आवेश के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो देगा, ठीक है, जो छोड़ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन वो हो जाता है धन आवेशित, छोड़ रहा है तो। और यदि ले रहा है, कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है या कुछ सामान लेता है, वो क्या बोलता है कि मैं कर्जे में हूँ। कर्जे में मतलब उसके ऊपर ऋण है। ठीक है, ऋण है, तो यानी कि उनने इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ पे परमाणु के संदर्भ में आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है दूसरे पदार्थ से। ठीक है, ये दूसरे परमाणु से वो ले रहा है, तो उसमें क्या जाएगा? वो जो परमाणु है वो कहलाएगा ऋण आवेशित। और जो आवेश उसमें आएगा वो आएगा ऋण आवेश। ठीक है, आगे समझ में? तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, तीन चीजें। ठीक है, उदासीन और उदासीन आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, तीन चीजें आपको बता दी है। और यहाँ पे देखिए, जब कोई
जब कोई पदार्थ धन आवेशित होता है तो उसमें धन यानी जो प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन होते हैं धन आवेशित, ठीक है, प्रोटॉन में होता है धन आवेश। परमाणु की संरचना में हम बात करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये है परमाणु की संरचना, ये है केंद्र और ये है कक्षाएं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं किसके, केंद्र के चारों ओर, ठीक है। यदि आपने रसायन का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे केंद्र में होते हैं क्या, केंद्र में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता यानी उदासीन होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन में होता है धन आवेश, धन धन आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो धन आवेश, मैं आपको इसके एक दूसरी डायमेंशन भी बता रहा हूँ कि धन आवेशित क्यों होते हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, कि क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा, ठीक है, परमाणु ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, किसी को दे दिया, ये धनी है तो उन्होंने तो किसी को दे दिया, ठीक है। तो जब छोड़ रहा है तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन और हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। ये देखो इस वाले चित्र में देखो, यहाँ पे ये इस प्रकार का चित्र है, ये है, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, घनाभ है कोई। तो यहाँ पे देखिए ये कोई पदार्थ है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे ज्यादा हो जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इनकी संख्या ज्यादा हो जा रही है, यानी धन आवेश इसमें ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, धन आवेशों की संख्या इसमें ज्यादा होगी। आवेश यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो त्यागते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर जो होता है कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन वो होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुए तो पॉजिटिव चार्ज उसमें ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो परमाणु है वो क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, ठीक है, धन आवेश उसमें ज्यादा आ गया, ठीक है। इस एक प्रकार समझने के इसको ये भी है, ठीक है, एक पहला मैंने बताया और ये दूसरा हो गया। आपको ये पूछा भी जा सकता है कि यदि कोई धन आवेशित है कोई परमाणु, ठीक है, या कोई किसी पदार्थ में धन आवेश है तो उसमें बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एन, पी से यानी प्रोटॉन है और एन से नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एक कंडीशन ये बन जाएगी, एक कंडीशन ये बन जाएगी, या अन्य प्रकार से कंडीशन वो दिया रहेगा, ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये बनेगी, तीसरी कंडीशन, एक पहली, दूसरी और ये तीसरी, तीन कंडीशन यहाँ बन रही, ठीक है। वहाँ पे आपसे पूछा है कि धन आवेशित कब कहलाएगा, तो आपको बताना होगा कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है तो ये वाला आपको सही आएगा, ठीक है, आपको ये वाला टिक लगाना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा होगा तो यहाँ पे ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है, इसमें आएगा कौन सा आवेश, ऋण आवेश। यहाँ पे धनावेश इसमें आएगा, यदि धनावेशित का पूछ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, यदि ऋण आवेशित का पूछ रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी यहाँ पे, ये देखिए मैंने अभी तक धनावेश के बारे में आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडीशन की जो संख्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जब ज्यादा होंगे वो कब होंगे, तो ये क्या करेगा, ये किसी से उधार लेगा, दूसरे परमाणु से ये क्या लेगा, उधार लेगा किसके पास, अपने पास, ठीक है। तो अपनी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे, इसकी अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो दूसरे परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये लेता है, ठीक है, जब ये लेता है तो क्या हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी। शुरू में होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, ठीक है, शुरू में बराबर हो गया। जब ये जो नॉर्मल कंडीशन जब मैंने बात किया था ना कि सामान्य अवस्था में परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, उदासीन का मतलब क्या, उदासीन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे बराबर होती है, यानी यहाँ पे दोनों बराबर है तो यहाँ पे उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो जो परमाणु होगा, ठीक है, जो तत्व होगा वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, और उसमें क्या आएगा, ऋण आवेश आने के कारण उसमें क्या आएगा, वो हो जाएगा क्या, ऋण आवेशित। तो यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे जो विद्युत आवेश रहता है उसके बारे में, धन आवेश ऋण आवेश कैसे आता है, उदासीन कब रहता है, ये कंडीशन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, ठीक है।
अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण होता है। ठीक है, यानी प्लस प्लस हमेशा पास में प्लस प्लस हमेशा अपोज करेंगे एक दूसरे का, और प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण और ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी समान होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश जो रहता है वो केवल क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन एक नियत चाल से गतिमान नियत चाल से गतिमान आवेश क्या करता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ये इसमें एक फर्क भी हो गया। ठीक है, जब अगली स्लाइड में पढ़ेंगे तो इसमें जो इसके अंतर के बारे में जब हम देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें फर्क क्या होता है कि स्थिर आवेश और जो 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 गति का आवेश रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, जो ये देखिए स्थिर विद्युती और गति की विद्युती हमने देखा था कि यहाँ पे आवेश स्थिर होते हैं तो हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। गति का आवेश में गति विद्युत के अंतर्गत हम जो गतिमान आवेश रहता है उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक नियत चाल से जब आवेश गतिमान होता है, ठीक है, पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि स्थिर है, दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब वहां पे गतिमान आवेश जो आवेश है वो एक नियत चाल से गति कर रहा है, तो वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। तो क्या ये दूसरे का हम गुण भी देख सकते हैं कि जो रहता है जब गति करेगा तो क्या करेगा, दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन जब स्थिर रहेगा, जो स्थिर आवेश रहेगा, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया गया है, त्वरित गति से चलता हुआ आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, विकिरण। हाँ ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे ये है कि तथा जो त्वरित गति से चलता हुआ आवेश, ठीक है, त्वरित गति एक तो हो गई, कौन सी गति, एक नियत चाल हो गई, और तथा त्वरित गति से चलता हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा विकिरण उत्पन्न करता है। क्या क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण, तीन चीजें उत्पन्न करेगा जो गतिमान होगा आवेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है हम देखते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक क्षेत्र होता है और उसमें उसकी तीव्रता यानी किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता हम निकालेंगे। इसको हम कैसे पता करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, यहाँ कोई आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है, क्या होता है, प्रभाव होता है, वह इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तथा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, किसी विद्युत क्षेत्र, ये पूरा एरिया विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, किसी इस एरिया में स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में एकांक, ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, इतना जो क्षेत्र है, इसमें जो एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे जितना बल वो अनुभव करेगा। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई। ठीक है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। यहाँ पे एफ है बल और यहाँ पे क्यू आवेश। ठीक है, ये है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका SI मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम और ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती है, ये हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एक तो होती है विद्युत बल रेखाएं, एक होती है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, या तो फिर इसको हम ऐसा करेंगे कि
जब वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों को मैं इंक्लूड करके वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, इंक्लूड करके दोनों को बता दूंगा। यहाँ पे हम आधा दूरी जैसे पढ़ेंगे, आधा दूरी का मतलब ये है यहाँ पे विद्युत बल रेखा पढ़ेंगे और वहाँ पे चुंबकीय बल रेखा पढ़ेंगे। हालांकि वो तरीके भी सही है, लेकिन जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब चुंबकीय बल रेखा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखा के बारे में हम इंटीग्रेट रूप से पढ़ेंगे, तब आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा, ठीक है। क्योंकि यदि यहाँ पे मैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है, ये इस वाले क्षेत्र में यदि बाय चांस मैं ऐसा करता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में जो जो सारी चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पे उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, जितना कि जब चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग उसके बाद यदि हम पढ़ेंगे इन दोनों में अंतर, तब जाके इसमें जो जो डिफरेंसेस रहेंगे इसके बारे में जो अन्य चीज़ें रहेंगी वो आपको अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि थोड़ा नॉर्मल तरीके से इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से, ठीक है। तो हम देखते हैं विद्युत बल रेखाएं। यदि किसी धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगते हैं, ठीक है। विद्युत बल लगने के कारण वो धन आवेश एक पथ पर चलने लगेगा। जब यहाँ पे बल लगता है उसमें तो वो जो धनावेश रहेगा एक पथ पे चलने लगेगा। कोई भी मैं समझ रहा हूँ आपको यहाँ पे जो थ्योरी है यहाँ पे ये जो फैक्ट दिए रहे हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप इसे सुनिए, क्योंकि इसके बाद जो बाद में चित्र वाले फॉर्मेट में आऊँगा, ठीक है। इसके बाद जो चित्र से हम समझेंगे उसमें आपको बहुत आसानी समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप सुन लीजिए, आप अपने आप जो हेडफोन पे कंसंट्रेट करिए, अपने जो साउंड उसमें आ रहा है उसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हम कर रहे हैं, उसका उपयोग मैं आपको चित्र के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अभी सुन लीजिए इसे, आप समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी धन आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में जिस मार्ग पर चलता है वो मार्ग विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, ठीक है। आगे समझ में, कोई भी धन आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में जिस मार्ग पर चलता है वो मार्ग विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यानी विद्युत क्षेत्र में धनावेश का वो मार्ग जिस पर वो बल लगने के कारण या बल लगाने पर चलता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं, इसकी परिभाषा ये है, ठीक है। ये जो विद्युत बल रेखाएं रहती है वो काल्पनिक होती है। इससे माइकल फैराडे द्वारा ये कल्पना की गई थी कि विद्युत बल रेखाएं होती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक होती है, ठीक है। इसकी कल्पना किसने किया था? माइकल फैराडे ने, जो वैज्ञानिक है, बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके हैं फिजिक्स के। विद्युत बल रेखाएं के अंतर्गत अन्य चीजें हम देखते हैं। ये रेखाएं वास्तविक नहीं होती, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जिस पर विद्युत क्षेत्र को ये दर्शाती है वो विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। जो क्षेत्र रहेगा वो वास्तविक रहेगा, ठीक है, लेकिन जो रेखाएं रहेगी वो रहेगी क्या? काल्पनिक। जो रेखाएं रहेगी वो काल्पनिक रहेगी, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो रहता है वास्तविक, ठीक है। यहाँ पर जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है उस आवेश को हम स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है। जो धन आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आएगा और बल लगने के कारण चलेगा उसे हम परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्रोत चार्ज और स्रोत आवेश और यहाँ पे परीक्षण आवेश किस किस को बोलेंगे? यहाँ पे जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है उस आवेश को हम स्रोत आवेश बोलेंगे। स्रोत आवेश मतलब जहाँ पे सोर्स है, ठीक है, जहाँ पे हम दूसरे धनावेश को वहाँ पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्रोत आवेश। और जो धन आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आएगा यानी आने वाला है और बल लगने के कारण चलेगा उसे हम परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज कहते हैं, यानी हम उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ये हम आगे जब केसेस देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, अगली स्लाइड में हम केसेस देखेंगे उसके बारे में। यहाँ पे इसका बेस बताया गया है और ये परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश में आप कंफ्यूज ना हो करके यहाँ पे पहले बता दिए गए, ठीक है। तो ये रेखाएं अलग अलग परिस्थितियों में यानी सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बनती है, जिनको हम 4 अध्ययनों में पढ़ेंगे, 4 केसों में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आएगा पहली स्लाइड का और ये भी समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं केस 1 में देखते हैं। केस 1, यहाँ पे 4 केस हम लेंगे, ठीक है, 4 केस लेंगे यहाँ पे। उसके बारे में विद्युत बल रेखाएं के बारे में देखेंगे।
केस 1 यानी पहली स्थिति, जब विद्युत क्षेत्र अकेले किसी धन या ऋण स्रोत आवेश की वजह से हो। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र अकेले किसी धन या ऋण स्रोत आवेश की वजह से हो। ठीक है, जो पूरा जो क्षेत्र रहेगा या तो उसमें पूरा धन आवेश रहेगा या तो ऋण आवेश रहेगा, उस कंडीशन में जो बल रेखाएं रहेगी वो क्या रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कंडीशन ए है, चित्र ए में यहाँ पे धन आवेश है, या फिर जो कंडीशन बी है इसमें है ऋण आवेश। इसमें देखते हैं विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार रिएक्ट करेगी। ऊपर दी गई स्थिति में यदि कोई धन परीक्षण आवेश, ठीक है, धन परीक्षण आवेश जो आएगा, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ जो आएगा बाहर से, ठीक है, परीक्षण आवेश पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विद्युत क्षेत्र में आ जाए तो उस पर लगने वाले बल के कारण वो धन परीक्षण आवेश बिल्कुल सीधा चलेगा, या तो सीधा चलेगा या तो स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज की ओर, या फिर स्रोत आवेश से दूर। ठीक है, या तो सोर्स आवेश से दूर चलेगा या स्रोत आवेश की ओर चलेगा। कब चलेगा उससे दूर, जब जो पूरा जो सोर्स आवेश रहेगा, ठीक है, सोर्स यानी स्रोत आवेश जो रहेगा वो पूरा धन आवेशित रहेगा। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र रहेगा उसमें पूरा धन आवेश रहेगा, तो वो उससे दूर भागेगा, क्योंकि धन और धन एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक है, अपोज करेंगे, और यदि वो ऋण आवेशित विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो वो सीधा चलेगा। सीधा चलेगा मतलब वो जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए वो क्या करेगा, सीधा चलेगा। ठीक है, चित्र ए में स्रोत आवेश से दूर जाएगा, और चित्र बी में स्रोत आवेश की ओर चलेगा। ठीक है, आवेश की तरफ आएगा। ये कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो क्या करेगा, आवेश की ओर चलेगा, और यहाँ पे यदि धन आवेश यदि पहले से है तो वो उससे दूर भागेगा, यानी उससे दूर जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। केस 1। केस 2 में हम देखते हैं, केस 2 में जब विद्युत क्षेत्र एक धन और एक ऋण स्रोत आवेश की वजह से हो। जो विद्युत क्षेत्र एक धन और एक ऋण क्षेत्र की ऋण स्रोत आवेश की वजह से हो, तब क्या कंडीशन बनेगी, तब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखते हैं हम। ठीक है, इस स्थिति में अगर कोई धन आवेशित या धन परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में बाएं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से आएगा, यानी इस साइड से आता है, तो उसका मार्ग लगभग सीधा होगा और स्रोत आवेश से दूर होगा। ठीक है, इस साइड से यदि आएगा तो उसका मार्ग होगा स्रोत आवेश से दूर भागेगा। ठीक है, और इसका मार्ग सीधा होगा। अगर धन परीक्षण आवेश के दाईं तरफ से आएगा, ये दाईं तरफ है, इस साइड से आ रहा है, दाईं तरफ यानी राइट साइड से आएगा, तो विद्युत क्षेत्र में यदि आएगा तो उसका मार्ग लगभग सीधा होगा और स्रोत आवेश की ओर होगा। यदि इस साइड से आएगा तो उस साइड से आएगा तो स्रोत आवेश की ओर होगा, यदि लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ से आएगा तो दूर भागेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर धन परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में दोनों स्रोत आवेशों के बीच की जगह में आता है, यदि जो धन परीक्षण आवेश है विद्युत क्षेत्र में दोनों आवेशों के बीच में यानी इस वाले एरिया में आता है, तो उसका मार्ग घुमावदार होगा, और वो एक स्रोत आवेश से दूर और दूसरे स्रोत आवेश की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, एक स्रोत आवेश से दूर और दूसरे की तरफ बढ़ेगा। यदि यहाँ पे है तो प्लस से भागेगा वो और माइनस की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहने का बताया गया है, यहाँ पे जो तथ्य के रूप में दिया गया है कि यदि धन परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में दोनों स्रोत आवेशों के बीच की जगह में आएगा, यानी इस वाले क्षेत्र में आएगा, तो उसका जो मार्ग रहेगा वो घुमावदार होगा, और वो एक स्रोत आवेश से दूर और दूसरे स्रोत आवेश की ओर बढ़ेगा। ठीक है, केस 3 में हम देखते हैं, जब विद्युत क्षेत्र किन्हीं दो समान प्रकृति के धन आवेशों की वजह से हो। जो विद्युत क्षेत्र जो है जो समान प्रकृति, ठीक है, दो समान प्रकृति के धन आवेश की वजह से हो, तो तब विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से होगी। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हम विद्युत बल रेखाएं के लिए देख रहे हैं, जब आवेश अलग अलग हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, या तो अलग था, या तो धन था पूरा, या पूरा ऋण था। यहाँ पे धन ऋण दोनों है। ठीक है, एक धन और एक ऋण की वजह से यहाँ पे एक कंडीशन बनी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, जब विद्युत क्षेत्र किन्हीं दो समान प्रकृति के धन आवेश की वजह से हो, तब विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में दोनों स्रोत आवेशों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां अगर कोई धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, मान ली यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो
ऐसा पॉइंट आएगा जहां अगर कोई धन परीक्षण आवेश, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो वो स्थिर यानी स्टेशनरी रहेगा और उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। एक बिंदु ऐसा आएगा यहाँ पे उस पर जो लगने वाला बल रहेगा वो शून्य होगा और वो जो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जो परीक्षण आवेश जो आ रहा है वो शून्य होगा, क्योंकि इस बिंदु पर दोनों ही स्रोत आवेश उस धन परीक्षण सॉरी क्योंकि इस बिंदु पर दोनों ही स्रोत आवेश उस धन परीक्षण आवेश पर विपरीत दिशाओं में, ठीक है, अपोजिट लगाएंगे दोनों को भगाएगा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से भागेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये धन वाला वो इसको इधर भगाएगा, ये धन वाला इसको इधर भगाएगा, ठीक है, तो दोनों भगाएगा। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे धन परीक्षण आवेश पर विपरीत दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में बराबर बल लगेंगे, ठीक है, या फिर ये आवेश ये जो है बराबर बल लगाएंगे, जिससे इस बिंदु पर संपूर्ण रूप से बल शून्य होगा, ठीक है, संपूर्ण रूप से बल शून्य होगा क्योंकि दोनों तरफ से लग रहा है, ठीक है, दोनों विद्युत क्षेत्रों की तरफ से लग रहा है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण बल शून्य हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को अपोज करेंगे। चित्र में ये बिंदु एन से दिखाया गया है, ठीक है, ये एन जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये बिंदु यहाँ पे होगा, जहाँ पे वहां पे उसका शून्य जहाँ पे क्या होगा, जो बल होगा वो शून्य होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। दोनों तरफ से आवेश लगेंगे और जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। विद्युत बल रेखाएं में के अंदर का चौथा केस हम देखते हैं। जब विद्युत क्षेत्र किन्हीं दो समान प्रकृति पर असमान परिमाण मैग्नीट्यूड वाले धन आवेश की वजह से हो, ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, जब विद्युत क्षेत्र की किन्हीं दो समान प्रकृति की हो, ठीक है, समान प्रकृति होना चाहिए, पर असमान परिमाण, समान प्रकृति यानी जैसे यहाँ पर दिया गया है प्लस और प्लस, ठीक है, समान प्रकृति है दोनों की, पर परिमाण जो है असमान है, यानी एक ज्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, वाले धन आवेशों की वजह से हो, यानी कम ज्यादा या फिर असमान है उसके वो परिमाण वाले आवेश की वजह से हो, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी। तो विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बढ़िया चित्र, यहाँ पे ये कंडीशन देखते हैं। ये स्थिति केस 3 की तरह ही है, यानी केस 3 में जो हमने देखा वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे जो बिंदु रहेगा, जो बिंदु एन था ना, ठीक है, यहाँ पे 0 हो रहा था, वहाँ पे 0 ना होकर थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिस तरफ ज्यादा बल से वो ढकेलेगा, जो आवेश क्षेत्र ढकेलेगा, ठीक है, उससे दूर होगा, और जो कम बल लगाएगा, अपोज वाला बल कम लगाया उसकी ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इधर ढकेलेगा क्योंकि इसका क्षेत्र, मतलब इसमें जो बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा और इसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो कम लगेगा, ठीक है। तो एक और जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था कि यहाँ पे स्थिर रह रहा था क्योंकि दोनों समान है, ठीक है, समान प्रकृति के थे और समान आवेश क्षेत्र थे, तो यहाँ पे बीच में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही, ठीक है। इस स्थिति में एन बिंदु Q2 आवेश, ये आवेश Q2 लिए हैं, और यहाँ पे Q1 आवेश पहला वाला है, Q2 आवेश दूसरा वाला है, और एन की दूरी Q1 से कितनी है, Q1 आवेश से R1 है और Q2 से R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई, Q1 बड़ा है Q2 से, तो और यहाँ पे R1 बड़ा होगा R2 से, तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे दी गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि Q2 आवेश के पास होगा, जो N बिंदु रहेगा Q2 आवेश के पास होगा और Q1 से दूर होगा, ठीक है, आगे समझ में। और विद्युत बल रेखाएं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं हम देख लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है, जैसा कि केस 2 के चित्र में हमने देखे थे, केस 2 का चित्र देखे थे ना, केस 2 के चित्र में, ठीक है, ये वाले चित्र में हमने देखे थे। ये चित्र यहाँ भी रखा गया है, इसमें देख लीजिए। अगर विद्युत बल रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा टेंजेंट खींची जाए तो वो उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा दर्शाएगी, ठीक है। वहां पे यदि टेंजेंट खींच लिया है, जैसे ये है, ये देखिए यहाँ पे ये रेखा है, ठीक है, ये यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे टेंजेंट, किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचे, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा,
खींचे तो क्या दिखाएगी वो वहां पे दिखाएगी बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा दिखाएगी। नीचे दिए गए चित्र में विद्युत बल रेखा के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बता दी हूँ, ये P पॉइंट पे खींची गई है, जो कि इस बिंदु पर हमें विद्युत बल की दिशा दर्शा रही है। आगे समझ में। और इसकी महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं। कोई भी दो विद्युत रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं जो विद्युत रेखाएं होती हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जिस बिंदु पर रेखाएं काटेगी उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जो कि एक ही बिंदु पर विद्युत बल की दो दिशाओं को दर्शाएंगी, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे को ये नहीं काटेगी, क्योंकि यदि काटेगी तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो कि एक बिंदु पर विद्युत बल की दिशाएं दर्शाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो कि असंभव है। विद्युत रेखाएं किसी सुचालक कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगी। विद्युत रेखाएं होती हैं किसी सुचालक के अंदर से पास नहीं होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब किसी भी सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, किसी भी सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। जिस जगह विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। ठीक है, कमजोर कब होगा? जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होंगी। इसी तरह जहां पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक स्वतंत्र धनावेश को अनंत से, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है या यहाँ कोई धनावेश है। ठीक है, एकांक धनावेश है और ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ये अनंत वाली स्थिति में है ये। ठीक है, अनंत में है। एकांक स्वतंत्र धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ पे इसको किसी बिंदु तक लाए, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाए, तो यहाँ पे किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का विभव या पोटेंशियल कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई, माना एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विभव क्या होगा? उस बिंदु का विभव होगा V बराबर W/Q0 या Q0 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होगा, इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे ये बिंदु अनंत से अनंत पर जो आवेशित है, ठीक है, एकांक आवेश जो एकांक स्वतंत्र धनावेश है जो अनंत में है, इसको इसके किसी भी बिंदु पर लाया जा सकता है। ठीक है, किसी बिंदु पर लाने पे जो कार्य करना पड़ता है उसको यहाँ पे हम नापेंगे विभव से। ठीक है, विभव का फॉर्मूला यहाँ पे हम देख चुके हैं। विभव का फॉर्मूला होता है V और W/Q0। ठीक है, तो यहाँ पे W क्या है? कार्य, और यहाँ पे ये Q है आवेश। ठीक है, इसका जो SI मात्रक है वो है वोल्ट। ठीक है, इसका SI मात्रक है वोल्ट, या फिर इसको हम जूल प्रति कूलाम भी बोलेंगे। ठीक है, जूल प्रति कूलाम भी इसको बोल सकते हैं। जो SI मात्रक है W का कार्य का होता है जूल, और यहाँ पे है यह आवेश का कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम भी इसको बोल सकते हैं। जूल प्रति कूलाम भी इसका आवेश SI मात्रक सही है, और यहाँ पे है वोल्ट भी इसका मात्रक सही है। ठीक है, वोल्ट भी इसका मात्रक सही है। विभव संपर्क में रखे चालकों में आवेश के प्रवाह होने की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, जो विभव है संपर्क में रखे चालकों में आवेश के प्रवाह होने की जो दिशा है उसको जो है डिफाइन करता है, क्योंकि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है तथा इसकी धारिता अनंत होती है। पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य माना जाता है और इसकी धारिता अनंत होती है। अब बात करते हैं विभवांतर की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, अब पहले यहाँ पे बात क्या हो रही थी? विद्युत विभव में बात हो रही थी, अनंत से लेके आ रहे थे उसको, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से, यहीं से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसको लाया जा रहा है। दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों के बीच विभवांतर कहते हैं।
ठीक है, उन दोनों के बीच का विभवांतर कहते हैं। जो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु में जो लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या क्या कहलाता है? विभवांतर। उन दोनों के बीच का विभवांतर होता है। ठीक है, माना कंडीशन दी गई है, माना एक परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत आवेश क्षेत्र यानी ए से बिंदु बी तक, ठीक है, मान लीजिए ए बिंदु है, बी बिंदु, ठीक है, ए से बी तक W कार्य करना पड़ा है, तब दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होगा? V बराबर, यहाँ पे देखिए V बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, ये V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 या फिर हो जाएगा इसमें W अपॉन Q0, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, W अपॉन Q0। तो यहाँ पे इसका ऐसा ही विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, तथा यह एक अदिश राशि है। और यहाँ पे ये भी क्या थी, विद्युत विभव क्या था, ये भी एक अदिश राशि था। ठीक है, जो जो एक राशि थी विद्युत विभव, वो भी एक अदिश राशि है, और एक विभवांतर भी अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, तथा इसे परिपथ में सदैव समांतर पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, इस लेक्चर में हमको विद्युत धारा भी पढ़ना था, लेकिन ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है और आपको दिक्कत होगी। और मैं जानता हूँ यदि क्षमता से ज़्यादा यदि किसी चीज़ को किसी को दिया जाए तो फिर उसका माइंड उतना काम नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आप सभी के ऊपर ये जुल्म नहीं करूँगा। ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। विद्युत धारा को हम अगले अगले वीडियोज़ में, अगले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो हम हमारा जो टॉपिक्स थे आज कवर करने के, वो हमने क्या क्या कवर किए, देखिए हमने कवर किए हैं विद्युत, स्थिर विद्युत, गतिक विद्युत, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत विभव और विभवांतर, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ तक खत्म हुआ। अब अगले अगले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, और इसके बाद विद्युत धारा के बाद जो जो टॉपिक्स हम हमारे रह गए हैं, ठीक है, आगे के जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओम का नियम वगैरह और जो अन्य अन्य सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको अभी रह गई है। ये तो हमारा विद्युत का पहला लेक्चर था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जो MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको GS3 में समस्या है, ठीक है, या GS3 का पाठ्यक्रम वो करना चाहते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।